बात करने वाले हैं नीतीश कुमार की। एक ऐसे राजनेता जिनका पूरा करियर ही पॉलिटिकल सर्वाइवल यानी सियासत में टिके रहने की कला पर एक मास्टर क्लास है। आप कह सकते हैं कि वो एक ऐसे बाजीगर हैं जो बार बार पासा पलटते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा वही रहता है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं 12, ये 2024 के आम चुनावों में उनकी पार्टी जेडीयू की जीती हुई सीटों की संख्या है। और कमाल देखिए, सिर्फ इन 12 सीटों ने उन्हें एक ऐसे किंग मेकर में बदल दिया है जिसके बिना दिल्ली में सरकार बनाना नामुमकिन सा हो गया। और यहीं से नीतीश कुमार के करियर का सबसे बड़ा विरोधाभास हमारे सामने आता है। एक तरफ उनके आलोचक उन्हें पलटू राम कहते हैं, तो दूसरी तरफ आज वही राजनीति उन्हें किंग मेकर का ताज पहना रही है। तो सवाल यही है कि आखिर एक ही राजनेता इन दो बिल्कुल अलग अलग किरदारों में इतनी महारत कैसे हासिल कर लेता है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और उनकी कहानी की परतों को खोलते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उनके शुरुआती दिनों में, जब एक इंजीनियर देश की राजनीति बदलने का सपना लेकर एक एक्टिविस्ट बना था। यहीं से उनके राजनीतिक सफर की वैचारिक नींव पड़ी थी। कहानी शुरू होती है 1951 से। नीतीश कुमार के पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे, तो राजनीति की समझ उन्हें विरासत में मिली थी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने पटना आए, लेकिन 1974 में जेपी आंदोलन की ऐसी लहर चली कि वो भी उसमें कूद पड़े। इसी वजह से इमरजेंसी के दौरान उन्हें जेल भी हुई और जेल से निकलकर 1977 में उन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा। हालांकि वो हार गए। उस दौर में वो अपने सिद्धांतों पर कितने पक्के थे, इसका एक बहुत मशहूर किस्सा उनकी अपनी शादी का है। उन्होंने उस जमाने में 22,000 रुपए का दहेज लेने से साफ मना कर दिया और कहा, मैं लोहिया का शिष्य हूं, मेरा जीवन सिद्धांतों पर चलता है। ये एक छोटी सी घटना उनके शुरुआती समाजवादी विचारों को बिल्कुल साफ कर देती है। उसी दौर में उनके साथ एक और नेता उभर रहे थे, लालू प्रसाद यादव। लेकिन दोनों का स्टाइल जमीन आसमान का था। नीतीश शांत, पढ़ाकू और एक रणनीतिकार माने जाते थे, जबकि लालू अपने देहाती अंदाज और करिश्मे से सीधे जनता के दिल में उतर जाते थे। और यहीं से उनके सफर का अगला पड़ाव शुरू होता है। वो दौर जब उन्होंने अपने पुराने सहयोगियों से राहें अलग की और अपनी एक बिल्कुल नई पहचान बनाई, सुशासन बाबू की। तो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे कैसे? इसके 4 अहम पड़ाव थे। पहले लालू यादव की सरकार से उनके मतभेद बढ़े। फिर 1994 में उन्होंने उस दौर के तथाकथित जंगल राज को खत्म करने के नारे के साथ समता पार्टी बनाई। इसके बाद उन्होंने बीजेपी के साथ एक रणनीतिक गठबंधन किया और इसी नए सियासी समीकरण के दम पर नवंबर 2005 में वो पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। सत्ता में आते ही उन्होंने ऐसी नीतियां लागू की जिन्होंने उनकी पूरी छवि बदल दी। अपराधियों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, लड़कियों को स्कूल जाने के लिए साइकिलें, पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण और महादलितों के लिए खास योजनाएं। इन्हीं कामों ने उन्हें सुशासन बाबू का खिताब दिलाया। और उनकी नीतियों का असर सिर्फ कागजों पर नहीं था, बल्कि जमीन पर भी दिख रहा था। उनके पहले कार्यकाल में ही बिहार में क्राइम रेट में 68% की भारी गिरावट आई। ये एक ऐसा आंकड़ा था जिसने जंगल राज की यादों को धुंधला करना शुरू कर दिया था। लेकिन सुशासन की इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है जो हमेशा साथ साथ चलता रहा। ये कहानी है उनके करियर के सबसे विवादास्पद हिस्से की, गठबंधनों को तोड़ने और बनाने का उनका लंबा इतिहास। जरा उनके सियासी यूटर्न की टाइमलाइन देखिए। 2013 में नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी से 17 साल पुराना रिश्ता तोड़ा। 2 साल बाद 2015 में उन्हीं लालू यादव के साथ महागठबंधन बना लिया, जिनके खिलाफ राजनीति शुरू की थी। 2017 में अंतरात्मा की आवाज का हवाला देकर वापस बीजेपी के खेमे में चले गए। 2022 में फिर बीजेपी का साथ छोड़ा और 2024 में तो हद ही हो गई। जिस इंडिया ब्लॉक को बनाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, उसे ही छोड़कर वापस एनडीए में शामिल हो गए। याद कीजिए साल 2013 जब उन्होंने बीजेपी छोड़ी थी, तो उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने नरेंद्र मोदी को एक सांप्रदायिक व्यक्ति तक कह दिया था, जो उनकी उस समय की सेकुलर पॉलिटिक्स को दिखाता है। लेकिन जरा वक्त में और पीछे चलिए। साल 2003 में उन्हीं नीतीश कुमार ने कहा था कि देश को उनकी यानी नरेंद्र मोदी की जरूरत है। ये 2 बयान उनकी राजनीति के सबसे बड़े विरोधाभास और शायद बदलती मजबूरियों को साफ साफ दिखाते हैं। और विडंबना देखिए,
जिस इंडिया गठबंधन को उन्होंने खुद विपक्षी एकता के एक प्रमुख वास्तुकार के तौर पर खड़ा किया था, चुनाव से ठीक पहले वो उसी गठबंधन की नाव से उतर गए। तो अब कहानी वापस आज पर लाते हैं और ये समझते हैं कि कैसे उनके अतीत के फैसलों ने ही उन्हें आज सत्ता के इस मुकाम पर पहुंचा दिया है। 2024 के नतीजों को देखिए। बिहार में एनडीए के अंदर जेडीयू को 12 सीटें मिली और बीजेपी को भी 12 सीटें। इस एक आंकड़े ने, इस बराबरी ने उन्हें सत्ताधारी गठबंधन का वो सबसे जरूरी पिलर बना दिया है जिसके बिना सरकार चलाना मुश्किल है। तो आखिर उनकी इस सर्वाइवल स्ट्रैटेजी का राज क्या है? इसे 3 हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला, एक मजबूत कोर वोट बैंक। उनकी योजनाओं ने महिलाओं, अति पिछड़ी जातियों और महादलितों को मजबूती से उनके साथ जोड़ा है। दूसरा, वो हमेशा खुद को बीजेपी और आरजेडी के बीच एक ऐसी धुरी बनाकर रखते हैं जिसकी जरूरत दोनों को पड़ती है। और तीसरा, ये पक्का करना कि गठबंधन चाहे किसी के भी साथ हो, सरकार का चेहरा वही रहे। और इस तरह वो राजनेता जिसके बारे में कई बार कहा गया कि उसका राजनीतिक करियर अब खत्म होने वाला है, वही आज राष्ट्रीय राजनीति का पावर सेंटर बन गया है। और ये हमें हमारे आखिरी सवाल पर लाता है, इतिहास नीतीश कुमार को कैसे याद रखेगा? एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर जिसने बिहार की तस्वीर बदली, या फिर एक मास्टर अवसरवादी के तौर पर जिसने सत्ता में बने रहने के लिए अपने सिद्धांतों से भी कोई परहेज नहीं किया? शायद इसका जवाब अभी लिखा जाना बाकी है।